नमस्ते बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज जो है सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद की और उससे सबसे ज़्यादा त्रस्त प्रभावित हुए महाद्वीप की, जो कि आज तक यूरोपीय साम्राज्यवाद के घृणित प्रभावों से वो महाद्वीप पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। वो महाद्वीप है जिसे कि पहले एक अंध महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे यूरोपीय देशों के लिए वो एक संभावनाओं भरा महाद्वीप हो गया। अफ्रीका के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। विश्व के जो अविकसित देश थे, वहाँ के लोग यूरोपवासियों की गोली और बम से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्हें आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने कई उपायों से, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे एशिया के देश हों, चाहे दक्षिणी अमेरिका के देश हों, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ साम्राज्यवादियों ने उपनिवेश की जनता को शराब, अफीम या कोकीन देकर नशेबाज बना दिया। कभी कभी तो सरदारों ने कुछ रंग बिरंगी मालाओं या छोटे मोटे उपहारों के बदले अपने जो राज्य हैं उनके बड़े बड़े प्रदेश तक दे दिए। साम्राज्यवादियों ने कभी कभी अलग अलग धर्म और जातियों के बीच में एक दूसरे में कंपटीशन करवाने की, उनमें जो है कटुता पैदा करने की घृणित कोशिश भी की और इस कारण ये सफल भी रहे। 19वीं सदी के औपनिवेशिक जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें सबसे ज़्यादा हुई अफ्रीका में। अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जानते हैं आप। इस शताब्दी से पहले विश्व में ये जो है डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये यूरोप के बहुत पास था, लेकिन इतना पास होते हुए भी यूरोप के देशों निवासियों को इसका भौगोलिक ज्ञान नहीं था। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश, मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को आदि के जो समुद्र तट के आसपास के प्रदेश थे, उनको छोड़कर शेष अफ्रीका के बारे में यूरोप में बहुत कम जानकारी थी। 1875 से पहले अफ्रीका का एक छोटा सा भूभाग यूरोप के आधिपत्य में था। उत्तरी तट पर जो अल्जीरिया था, उसने 1830 में फ्रांस ने यहाँ पर अपना संरक्षण स्थापित कर लिया था। इंग्लैंड ने पहले केप कॉलोनी और 1843 में नेटाल पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी तट पर गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट, लियरा लियोन और लेगास पर इंग्लैंड का आधिपत्य था और सेनेगल, आइवरी कोस्ट, गैबून पर फ्रांस का। पुर्तगाल ने अंगोला और मोजाम्बिक पर अपना अधिकार कर लिया था और स्पेन ने स्पेनिश गुयाना पर। इस तरह लगभग 10% अफ्रीकी भूभाग पर ही यूरोपीय देशों का अधिकार था। अभी तक 90% अफ्रीका की जो ज़मीन है वो यूरोप की साम्राज्यवादी निगाहों से बची हुई थी। अफ्रीका के अंधकारपूर्ण भूखंड का पता लगाने का काम खोजकर्ताओं ने और धर्म प्रचारकों ने किया, जो सभी साहसी थे। धर्म प्रचारक पथभ्रष्ट अफ्रीकियों को सुमार्ग दिखलाने के लिए उत्सुक थे। ये जो स्वघोषित दुनिया के हितैषी है, उनमें डेविड लिविंगस्टोन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जिसने 5 साल तक मध्य अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया। उसने जैम्बिसी घाटी की खोज की। उसने अफ्रीकी यात्रा का जो वर्णन लिखा, जब वो प्रकाशित हुआ तो लोगों का ध्यान जो है अफ्रीका की तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद 1875-76 में हेनरी मार्टिन स्टैनली ने कांगो घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों का अन्वेषण किया और अपने देशवासियों का ध्यान कांगो में जो इतने उपलब्ध प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे उनकी तरफ आकर्षित किया। किंतु इंग्लैंड जो है पूर्वी समस्या में उस समय उलझा हुआ था, तो अपने जो खोजकर्ता स्टैनली जो है उसके बातों पर ध्यान नहीं दे सका। उसकी पुस्तक थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट, लिख लीजिएगा, ये पुस्तक कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है। थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट पुस्तक का लेखक था हेनरी मार्टिन स्टैनली। ये जब प्रकाशित हुई तो यूरोप के देशों की रुचि अफ्रीका के संबंध में बढ़ी। यूरोप के सभी देश अफ्रीका पर भूखे गिद्धों की तरह टूट पड़े। अफ्रीका का बंटवारा यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सबसे पहले इसमें रुचि प्रदर्शित की बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने। उसने अफ्रीका में अब तक अज्ञात क्षेत्रों में उसकी इच्छा थी कि बेल्जियम का साम्राज्य स्थापित कर दिया जाए। उसने अफ्रीका में अन्वेषण के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए और वहाँ पर तथाकथित यूरोप की सभ्यता का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में 1876 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बहुत से प्रसिद्ध
वेत्ता और खोजकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में मध्य अफ्रीका में खोज एवं सभ्यता के विकास के लिए इंटरनेशनल संस्था का निर्माण हुआ। नाम सुन लीजिएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इस जो संस्था है इसका अध्यक्ष बना लियोपोल्ड खुद। लियोपोल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी समिति की ओर से स्टैनली को कांगो की खोज का काम सौंपा और स्टैनली के मदद से उसने अफ्रीका में कांगो का विशाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। जब बेल्जियम ने इस तरह से एक प्रचुर संसाधनों वाले भूभाग पर अधिकार कर दिया तो उसके कारण फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी और में जो है अफ्रीका के अलग अलग भागों के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। वास्तव में लियोपोल्ड ने जब कांगो घाटी क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया तभी से अफ्रीका के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। फ्रांस ने भी कांगो के दक्षिणी किनारे पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसी समय पुर्तगाल ने भी कांगो के कुछ प्रदेशों पर अपना दावा दिया और ब्रिटेन से मदद मांगी। 1884 में इंग्लैंड और पोर्टुगल के बीच में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन ने कांगो नदी के मुहाने के क्षेत्र पर पुर्तगाल का अधिकार मान लिया और पुर्तगाल ने कहा कि हमारा अधिकार है, यहाँ पर ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है वो आराम से व्यापार कर सकता है। कांगो घाटी में सभी देशों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। लियोपोल्ड ने इस समझौते का विरोध किया क्योंकि इस समझौते के कारण जो लियोपोल्ड का कांगो फ्री स्टेट था उसका समुद्र तट से संपर्क टूट गया था। इसी दौरान 1882 में मिस्र के मामले के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संबंध बिगड़ रहे थे। आगे चलकर हम बात करेंगे इसके बारे में। अतः फ्रांस ने भी इस समझौते को जो है अपनी हितों की दृष्टि से हानिकारक माना और उसका विरोध किया। तो ब्रिटेन को फ्रांस और बेल्जियम दोनों राजाओं को के दोनों शासकों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा। फ्रांस ने इस मामले में बिस्मार्क का समर्थन किया, किंतु इसी समय दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी तट जो है वहाँ पर एंग्रा पिक्वेना पर जर्मनी के अधिकार के विषय में ब्रिटेन से उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसलिए बिस्मार्क ने फ्रांस और लियोपोल्ड का समर्थन किया और आंग्ल पोर्टुगीज संधि को अमान्य मान दिया। जुलाई 1884 में ये जो समस्या उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज और पुर्तगाली एक तरफ थे, दूसरी तरफ था फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। इस समस्या पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया 1884 से 85 के बीच में। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कांगो और नाइजर नदियों पर व्यापार और नौचालन की स्वतंत्रता और अन्य औपनिवेशिक समस्याओं पर विचार करना। सम्मेलन चला नवंबर 1884 से लेकर फरवरी 1885 तक। इसमें एकमात्र स्विट्जरलैंड ऐसा देश था, यूरोपीय देश, जो इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा यूरोप के सभी राष्ट्र और साथ ही साथ अमेरिका के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित हुए। सम्मेलन शुरू होने से पहले कांगो प्रदेश पर अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संस्था के दावों को यूएस, जापान और फ्रांस जो है स्वीकार चुके थे। 3 माह के विचार विमर्श के बाद एक कानून तैयार हुआ जिसको बर्लिन एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बर्लिन एक्ट की मुख्य जो बातें थी वो बता देते हैं। पहला, कांगो फ्री स्टेट, जिसमें कांगो घाटी का अधिकांश भाग सम्मिलित था, इस पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन संस्था जो है उसका अधिकार मान लिया गया, जिस संस्था का अध्यक्ष था बेल्जियम का राजा खुद। दूसरा, कांगो घाटी में सभी राज्यों को व्यापार और नौचालन की स्वतंत्रता दे दी गई। इसके अलावा ये स्पष्ट कर दिया गया कि कांगो के क्षेत्र में किसी भी राज्य को विशेषाधिकार या व्यापारिक एकाधिकार नहीं प्रदान किए जाएंगे। अगला बिंदु, कांगो नदी के यातायात और व्यापार संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। उसके बाद नाइजर नदी के संबंध में फैसला ये लिया गया कि इसके ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का और निचले भाग पर फ्रांस का आधिपत्य माना जाएगा। भविष्य में अफ्रीका के बंटवारे के बारे में फैसला किया गया। अब सुनना इस फैसले को आराम से, कि किसी भी प्रदेश पर किसी राज्य का अधिकार उसी समय माना जाएगा जबकि उस क्षेत्र पर उसका वास्तविक अधिकार होगा। अब ये वास्तविक अधिकार कैसे होगा, क्या शर्तें हैं, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। ये धारा इतनी अस्पष्ट थी कि इसका आप कोई भी अर्थ लगा सकते हो। सम्मेलन में अफ्रीका के निवासियों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए चिंता प्रकट की गई। दास प्रथा और दास व्यापार को रोकना, वहाँ के निवासियों की शैक्षणिक और भौतिक उन्नति करना वैसे मुख्य उद्देश्य बतलाया गया था। परंतु ये जो सारी पवित्र कामनाएं थी ये तो सब खत्म हो गई और यूरोपीय देशों ने बड़े ही निर्दय तरीके से अफ्रीका के निवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया गया।
अफ्रीका में लूट मची रही और 1914 तक अबिसिनिया और लाइबेरिया को छोड़कर लगभग पूरा अफ्रीका यूरोपीय लोगों ने बांट लिया था। यानी 1870 तक अगर 10% अफ्रीका ही गुलाम था तो 1914 तक मात्र 10% अफ्रीका भी स्वतंत्र था। यानी कि लगभग पूरा अफ्रीका इस दौरान जो है उपनिवेशवाद के भयंकर जंजाल में आ गया था। अब कॉन्गो फ्री स्टेट का क्या हुआ इस सम्मेलन के बाद, पहले उसके बारे में बात कर देते हैं। 1885 में बेल्जियम ने बर्लिन एक्ट की परवाह की नहीं और कॉन्गो पर कब्जा कर लिया। संसद ने भी जो है इसका समर्थन किया। कॉन्गो का प्रदेश अब वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय था, लेकिन 1908 तक वो लियोपोल्ड का व्यक्तिगत राज्य बना रहा। लेकिन जब व्यापारियों द्वारा अफ्रीका के लोगों पर किए जाने वाले भयंकर जो अत्याचार थे उसकी खबर यूरोप में पहुंची, वहां शिकायतें होने लगी, तो उसने अपना राज्य बेल्जियम की सरकार को सौंप दिया। इस प्रकार कॉन्गो फ्री स्टेट का प्रदेश, जो कि बेल्जियम से 10 गुना क्षेत्रफल में बड़ा था और रबर की दृष्टि से कॉन्गो का सर्वश्रेष्ठ भाग था, बेल्जियम का एक उपनिवेश बन गया। फ्रांस की स्थिति पे आ जाते हैं। अफ्रीका के उत्तरी समुद्र तट पर फ्रांस के अधिकार में पहले से ही कुछ प्रदेश थे, लेकिन फिर भी वह अफ्रीका में और उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को आदि के महत्वपूर्ण प्रदेशों पर अधिकार करना। इंग्लैंड और फ्रांस के स्वार्थ जो है मिस्र में टकराते थे, क्योंकि मिस्र पर अगर किसी दूसरे देश की सत्ता कायम हो जाती तो ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य जो था वो खतरे में पड़ जाता, क्योंकि संपर्क जो है वो टूट जाता। 1847 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर अपना अधिकार स्थापित किया। अल्जीरिया के पूर्व में ट्यूनिस का प्रदेश था। फ्रांस उस पर अधिकार कर उसको अल्जीरिया के साथ मिलाना चाहता था। 1876 से फ्रांस जो है ट्यूनिस में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उस समय ड्यूक डिकाजे ने कहा था कि ट्यूनिस अफ्रीका का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर दूसरे किसी यूरोपीय राज्य की अगर शक्ति स्थापित हो जाएगी तो अल्जीरिया की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ट्यूनिस में कई सालों से अंग्रेज भी, फ्रांसीसी भी और इटालियन व्यापारी भी अपना आर्थिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। बर्लिन कांग्रेस में फ्रांस को ट्यूनिस के अधिकार में रहने की अनुमति दे दी। वैसे ट्यूनिस पर इटली की भी निगाहें थी। अंत में बिस्मार्क के प्रोत्साहन से फ्रांस ने 1881 में ट्यूनिस पर अपना अधिकार कर लिया। पश्चिमी अफ्रीका में उसने सेनेगल और नाइजर नदियों की घाटी में भी अपना विस्तार कर लिया। इसके अलावा फ्रांस ने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब हम आ जाते हैं फ्रांस की मोरक्को में क्या स्थिति थी। 1880 में मैड्रिड में यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें मोरक्को की समस्या पर विचार किया गया। जर्मनी ने यहाँ फ्रांस को कहा कि उसकी मोरक्को में कोई रुचि नहीं है और फ्रांस जैसी उसमें नीति अपनाएगा वो उसका समर्थन करेगा। सम्मेलन में यह भी फैसला लिया गया कि मोरक्को में सभी देशों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी जाएगी। फ्रांस मोरक्को के पूर्व में स्थित ट्यूनिस और दक्षिण में गैम्बिया पर अधिकार कर चुका था, इसलिए मोरक्को को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। मोरक्को में वहाँ का जो शासक था अब्दुल अजीज, उसकी फिजूल खर्ची के कारण आर्थिक समस्या जो है विकराल रूप धारण करने लगी। जनता में असंतोष था। साथ ही साथ अल्जीरिया और मोरक्को की सीमाएं निश्चित नहीं थी, तो मोरक्को के लुटेरे जो है फ्रांस के क्षेत्र में आक्रमण करने लगे। तनाव बढ़ता चला गया। 1901 में फ्रांस और मोरक्को के बीच में समझौता हुआ कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बनाई जाएगी। इसी समय फ्रांस का विदेश मंत्री डलकासे मोरक्को पर अधिकार करने की अंदर ही अंदर योजना बनाने लगा। इसके लिए मोरक्को के शासकों की नहीं बल्कि यूरोपीय राज्यों की सहमति आवश्यक थी। 1900 में इटली से समझौता किया गया। इटली में जो है कहा गया कि फ्रांस के प्रभाव का हम विरोध नहीं करेंगे। उसके बदले फ्रांस ने इटली को ट्रिपोली पर अधिकार स्थापित करने में फ्रीडम दे दी। 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि हुई। इंग्लैंड ने मोरक्को में फ्रांस के विशेष हितों को मान्यता दी। बदले में फ्रांस ने इंग्लैंड के मिस्र में विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया गया। 1904 में फ्रांस ने स्पेन के साथ समझौता किया, जिसके कारण मोरक्को में दोनों देशों का प्रभाव क्षेत्र निश्चित कर लिया गया। इस प्रकार यूरोपीय राज्यों से समझौता हो जाने के बाद में फ्रांस ने मोरक्को के सुल्तान को कहा कि शासन में सुधार कीजिए और हम उसमें सहायता देंगे। 1904 के अंत में फ्रांस का एक दल सुधार के प्रस्ताव लेकर मोरक्को की राजधानी फेज भेजा गया। जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस की नीति का विरोध किया। जर्मनी के सम्राट ने 1905 में टंजियर की यात्रा की और उसने कहा कि मोरक्को में जर्मनी के महान हित है, मैं उनके हितों की रक्षा के लिए आया हूँ। जर्मनी ने कहा कि राज्य में सभी को समान अवसर व्यापार के लिए मिलना चाहिए।
इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए जर्मनी ने खुद 1906 में अल्जेरास में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 12 देशों ने भाग लिया। 3 माह के विचार विमर्श के बाद में मोरक्को की स्वतंत्रता की पुष्टि कर दी गई और फ्रांस के विशिष्ट हितों और व्यवस्था एवं शांति स्थापित रखने के अधिकार को मान लिया गया। इस तरह से अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में फ्रांस ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब हम ब्रिटेन पे आ जाते हैं जो कि साम्राज्य विस्तार की दौर में सबसे आगे था। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है क्योंकि दुनिया के इतने भूभागों पर उसका नियंत्रण है कि कहीं ना कहीं तो वहाँ दिन होता ही होगा। काहिरा से लेकर आशा अंतरीप तक का भूभाग उसके अधिकार में था। उसमें मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि थे। यहाँ तक कि केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा अंतरीप, नटाल, ट्रांसवाल आदि के प्रवेश 1810 में दक्षिण अफ्रीका के संघ की संज्ञा उसमें दे दी गई। किंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति जो थी वो दूसरों से भिन्न थी। ब्रिटेन ने उपनिवेश में रहने वालों को स्वशासन का अधिकार दे दिया। ब्रिटेन में स्वयं की संसदीय और कानून प्रणालियां अंततः ब्रिटेन के उपनिवेशों में प्रचलित की गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बोअर समस्या पर। ये क्या थी और क्यों महत्वपूर्ण थी। हालांकि गांधी जी के बारे में जब हम जानते हैं तो बोअर समस्या, बोअर विद्रोह जो है उसके दौरान उनकी भी भूमिका रही युद्ध में छोटी मोटी। 1814 में ब्रिटेन को हॉलैंड से केप कॉलोनी का प्रदेश मिल चुका था। जब ये प्रदेश मिला तब वहाँ पर हॉलैंड या डच किसान बहुत बड़ी संख्या में थे और ये लोग बोअर कहलाते थे। बोअर जो है अपनी भाषा, रीति रिवाज आदि के मामले में परंपरावादी थे। जब केप कॉलोनी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हो गई तो वहाँ पर डच परंपरा, संस्कृति, भाषा की जगह अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश की गई जिसके विरोधी थे बोअर। 1833 में ब्रिटेन ने केप कॉलोनी में दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा की तो बोअर अप्रसन्न हो गए और वो केप कॉलोनी को छोड़कर नटाल नामक जगह पर 1836 में बढ़ गए। 1843 तक आते आते ब्रिटेन ने नटाल पर भी अधिकार कर लिया तो बोअर लोग ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में जाकर बस गए। वैसे ये उपनिवेश ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पहले महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने भी हॉलैंड के लोगों को वहाँ जाने दिया। लेकिन 1877 में इंग्लैंड ने ट्रांसवाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। इनमें बोअर लोगों ने पॉल क्रूगर के नेतृत्व में ब्रिटेन की इस घोषणा का विरोध किया। 1880 में ग्लैडस्टोन ने बोअर लोगों से समझौते के लिए बात शुरू की, लेकिन इसी बीच बोअर ने विद्रोह कर दिया और एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को मजूबा हिल के पास परास्त किया। ग्लैडस्टोन ने ट्रांसवाल को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसका कारण माना जाता है कि छोटी सी लड़ाई के कारण वो अपनी नीति नहीं बदलेगा। 1884 में अंग्रेज और बोअर के बीच में संधि हो गई, लेकिन इस संधि के मात्र 2 वर्ष बाद पता चला कि ट्रांसवाल में सोने की खानें हैं जो कि अमीर होने का सबसे सरल मार्ग था। अब अंग्रेज खनिक वहाँ हजारों की संख्या में पहुँचने लगे और कुछ ही दिनों में अंग्रेज लोग जो है बोअरों से ज़्यादा हो गए। बोअरों की सुरक्षा खतरे में हो गई। इन विदेशियों का प्रमुख नेता था सेसिल रोड्स। वो एक पूंजीपति था केप कॉलोनी का। उसने दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों में काम करके बहुत पैसा बना लिया था। 1884 में जब जर्मनी ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया तो उसने ब्रिटिश सरकार को बेचुआना लैंड और सेंट लूसिया की खाड़ी पर अधिकार करने के लिए तैयार कर लिया। बेचुआना लैंड पर अधिकार हो जाने से ट्रांसवाल का जो है जर्मन प्रदेश से संपर्क स्थापित होने का भय समाप्त हो गया। रोड्स के प्रभाव के कारण केप कॉलोनी से नटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल की लाइन बनाई गई। 1889 में रोड्स ने ब्रिटिश साम्राज्य साउथ अफ्रीका की कंपनी की स्थापना की। उसे ट्रांसवाल की सीमा के उत्तरी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित करने का अधिकार कर लिया गया। उसी के नाम पर यह भूभाग जो है रोडेशिया कहा जाता था। 1890 में वो केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री बना गया। वो चाहता था कि अंग्रेज ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पर अधिकार स्थापित कर ले। इसी दौरान अंग्रेज और ट्रांसवाल लोगों के बीच कटुता बढ़ गई। जर्मनी से भी अंग्रेजों के संबंध बढ़ गए क्योंकि बोअर लोगों ने पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो जर्मन सम्राट ने बोअर राष्ट्रपति क्रूगर को बधाई का तार दिया था। इस युद्ध में जब बोअर युद्ध हुआ, एक और ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट नाम के 2 बोअर गणराज्य थे, दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार। बोअर लोगों ने हालांकि वीरतापूर्व युद्ध किया। उन्होंने नटाल और केप कॉलोनी पर आक्रमण किया और ब्रिटेन को भारी हानि पहुंचाई, किंतु बोअर लोग ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल साधनों के आगे टिक नहीं सके और अंत में उनको 1902 में वेरी नीनिंग की संधि करनी पड़ी, जिसने बोअर लोगों ने ब्रिटेन की सत्ता मान ली।
ब्रिटेन ने डच स्कूलों और न्यायालयों में डच भाषा के प्रयोग की सुविधा दी, लेकिन शासन का आधार अंग्रेजी भाषा ही रहेगी। और ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट दोनों को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। बोर जो युद्ध हुए इसकी विश्व के सभी देशों में आलोचना हुई, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद ने उनको ट्रांसवाल दिया था और बाद में खुद ही उस पर हमला कर दिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका संघ में ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट सम्मिलित हो गए। इस संघ का पहला प्रधानमंत्री बना लुई बोथा। 1914 में बोअर सेनाओं ने जनरल स्मर्ट्स और लुई बोथा के नेतृत्व में जर्मन ईस्ट अफ्रीका को विजयी किया। अब हम आ जाते हैं इंग्लैंड और मिस्र के संबंधों पर। अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार को इंग्लैंड को अगर खतरा था तो फ्रांस से था। मिस्र और सूडान इन दोनों जगहों पर इन दोनों देशों के हित टकराया करते थे। 19वीं सदी से पहले मिस्र तुर्की साम्राज्य का भाग था और तुर्की के शासन का प्रतिनिधि, जिसकी पदवी खदीर की थी, वहाँ शासन करता था। 1811 में वहाँ के शासक महमद अली ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1833 में उसका नाती इस्माइल आशा शासक बना, जो कि अपव्ययी था। उसने अपनी तड़क भड़क के अलावा सुधारों पर भी बहुत ज़्यादा धन खर्च किया, जिसके कारण उस पर उधार बढ़ गया। उसके जो ऋण देने वाले थे वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। मिस्र में ब्रिटेन की दिलचस्पी का कारण था स्वेज नहर, जिसके संचालन की व्यवस्था एक कंपनी को थी। इस कंपनी में फ्रांसीसियों और मिस्र के खदीव का हिस्सा था। जब मिस्र की अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो 1875 में इस्माइल पाशा ने स्वेज नहर के शेयर ब्रिटेन सरकार को बेच दिए। स्वेज नहर में इंग्लैंड की विशेष रुचि का कारण ये था कि उसको पता था कि जिस देश के हाथ में स्वेज नहर का कंट्रोल रहेगा उसके लिए एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना आसान हो जाएगा। इस नहर के बन जाने के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी में 1/3 जो है कम हो गई थी। और भारत जो है इंग्लैंड के कहें कोहिनूर है अगर ताज का, तो भारत ही था। इंग्लैंड के औपनिवेशिक अगर पूरे मुकुट का कोहिनूर कहे तो भारत था। इंग्लैंड द्वारा दिए गए धन से मिस्र की आर्थिक स्थिति कुछ समय सही रही, लेकिन फिर डगमगाने लगी। अब कोई भी विदेशी शक्ति उसे उधार देने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण इस्माइल ने विदेशी ऋणों को चुकता करना बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर 1876 में एक सर्वोच्च संस्था का गठन किया, जिसमें जो है मिस्र की आय व्यय पर फ्रांस और इंग्लैंड का प्रभाव स्थापित हो गया। किंतु इस्माइल जो है विरोध करने लगा, अतः दोनों देशों ने मिलकर उसको सिंहासन छोड़ने के लिए विवश किया और उसकी जगह तौफीक को मिस्र का खदीर बना दिया। अब स्थिति ये थी कि एक तरफ तौफीक था और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जो थे। इस कारण द्वैत शासन से स्थिति बिगड़ी। धनिकों पर टैक्स बढ़ गए, सैनिकों को कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली थी, देश में असंतोष बढ़ गया। और जब मिस्र में कई सारे यूरोप वासियों को गवर्नमेंट सर्विस दे दी गई तो मिस्र वासियों में विद्वेष की भावना फैली और अराबिक पे के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह का नारा था मिस्र वासियों के लिए। इस विद्रोह के कारण मिस्र में रहने वाले यूरोपियन जो थे उनकी जान और माल का संकट उत्पन्न हो गया। तब इंग्लैंड और फ्रांस ने निश्चय किया कि मिस्र की सेना के बल पर हस्तक्षेप करेंगे। कुछ ही क्षणों में फ्रांस दूर हट गया। सिर्फ इंग्लैंड ने मिस्र में विद्रोहियों का दमन किया। अंतिम युद्ध तेल अल कबीर में हुआ, जहां अराबी बे को हराकर काहिरा पर अधिकार कर लिया गया। इस तरह से मिस्र पर इंग्लैंड का नियंत्रण स्थापित हो गया। शुरुआत में फ्रांस ने ब्रिटेन के आधिपत्य का विरोध किया, किंतु बिस्मार्क ने ब्रिटेन की स्थिति का समर्थन किया, जिससे ब्रिटेन को शक्ति प्राप्त हुई। फ्रांस ने भी आखिरकार 1904 में समझौता करके मिस्र पर अंग्रेजी अधिकार को मान्यता दे दी और 1919 तक मिस्र ब्रिटेन का एक उपनिवेश बना रहा। बच्चों, ये तो थी अफ्रीका में यूरोपीय राज्यवाद के जो है पहला चरण की विवेचना। आगे चलकर हम फ्रांस ने किस तरह से जो है मोरक्को में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। फशोदा एक कांड हुआ था जिसके कारण फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध बिगड़ गए थे, और क्या कारण थे इस कटुता के और बढ़ती कटुता के, और अफ्रीका के जो है किस तरह से देश के अलग अलग भाग उनके निवासियों की इच्छा के विपरीत, उनकी इच्छा को जाने बिना यूरोपीय राज्यों के उपनिवेश बन करके रह गए। इतना कहकर ही आज का वीडियो तो हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसको आप एक बार किताब में पुनः देख लीजिएगा ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें और अपने ज्ञान को जो है परिमार्जित कर सकें। धन्यवाद।